होने का कोई फायदा है भी कि नहीं, कुछ हो पाएगा भी कि नहीं। शब्द उसके लिए प्रबुद्ध का रखा गया है। प्रबुद्ध जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, यूँ समझिए कि जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है। और इस तरह की बैठकें हम लोग इसलिए करते हैं कि ज़्यादातर इस तरह के लोग किसी तरह की रैली या सभा में जाना अपने डिग्निटी के थोड़ा नीचे समझते हैं। कभी हम कहाँ सभा में जाएंगे भीड़ में, और व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति से आकर मिलना संभव नहीं है। लेकिन आपके विचार का, आपके अनुभव का, आपकी समाज के समझ का कुछ लाभ जन स्वराज को भी मिले, इसलिए शहरों में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इस तरह की 2, 3, 4 बैठकें की जाएं, ताकि आप जो पिछले कुछ महीनों से, कुछ लोग 1-2 साल से जन स्वराज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे होंगे, कुछ लोग इसको उम्मीद भरी नज़र से भी देख रहे होंगे। आपके जो सवाल हैं, आपकी जो शंकाएं हैं, आपके जो सुझाव हैं, एक बार सीधे मैं आपसे रूबरू होकर सुनूं और उसके बाद उसका जहाँ तक हो सके अपनी क्षमता के अनुसार उसका उत्तर दूं, ताकि आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में, सब कुछ जान समझकर एक निर्णय लेने में आसानी हो सके। तो मेरा आपसे आग्रह होगा, उद्घोषक महोदय को भी मैंने 2 बार कहा कि आप में से जो साथी, खास करके वो लोग जो जन स्वराज में पहले से जुड़े हुए नहीं हैं, जो जन स्वराज के संगठन का हिस्सा नहीं है, ये कार्यक्रम उनके लिए है। जो राजनीतिक तौर पर जन स्वराज से नहीं जुड़े हैं और आपके मन में कोई विचार है, सुझाव है, शिकायत है, तो आप बेझिझक वो सवाल, वो सुझाव यहाँ रखिए। आप में से 15-20 लोग अगले आधे घंटे में वो अपना प्रश्न रखिए और मैं कोशिश करूँगा कि उसके आगे आधे घंटे में उसका उत्तर दूं। उसके बाद यहाँ खाने की अगर व्यवस्था होगी तो आपके साथ मिलकर खाना भी खाने का अवसर मिलेगा। तो एक परिचय का दौर है, तो मैं आपसे या जो भी यहाँ पर व्यवस्थापक लोग हैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप में से जो साथी भी जन स्वराज को लेकर, बिहार में हो रहे इस प्रयास को लेकर, हम लोग की मंशा, हम लोग के सोच को लेकर अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप बेझिझक वो सवाल करें। कड़वे सवाल भी करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप शिकायत शिकवा जो करना चाहेंगे कर सकते हैं, मैं आपकी बात सुनूंगा भी। और हमारे बिहार में यहाँ मंच पर बैठे जितने वरीय नागरिक गण हैं, ये लोग चाहें तो ये भी उत्तर दे सकते हैं, और अगर नहीं, अगर आपका सवाल मेरे से ही है तो मैं भी उत्तर दूंगा। एक एक करके नहीं देंगे, एक बार 15-20 सवाल ले लेंगे, फिर सबका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों के लिए नहीं है, बैठे। पत्रकारों के लिए हम लोग पत्रकार वार्ता करते हैं दिन में 4 बार। जी बहुत कर दो यार। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित जन स्वराज के संस्थापक और संयोजक श्री प्रशांत जी को हार्दिक अभिनंदन ज्ञान और मोक्ष की बधाई गया जी। मैं धर्मेंद्र कुमार शिक्षक वर्ग से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे मैं 2014 में जो बहाली हुई थी पीटी शिक्षक संघ का मैं गया जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ आपको सुनने सर कि मैं आपको फॉलो भी करता हूँ, मैं आपकी चीजों को समझता हूँ और देखता हूँ। सबसे ज्यादा दुर्गति अगर बिहार में है तो शिक्षा और स्वास्थ्य है। हर बार नई नियमावली से बहाली होती है, हर बार एक नया पे स्केल दिया जाता है। अभी बड़े पैमाने पे शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन स्कूल में जो भौतिक सुविधाएं हैं, कहीं कमरे नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं बाउंड्री नहीं है, वो चीजों को न दुरुस्त करते हुए मैन पावर भरे जा रहे हैं। क्लासरूम में एक वर्ग में 4 कक्षाएं संचालित हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी आई सत्ता में तो स्कूली शिक्षा प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक आपका क्या विजन है, कैसे उसे सुधारेंगे,
और कैसे उस जो यहाँ कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय देता था, यहाँ को दराज से लोग पढ़ने आते थे, वो शिक्षा को फिर उस मुकाम तक कैसे हासिल करेंगे, मैं ये आपसे जानने की अपेक्षा करता हूँ। जो पीछे लोग खड़े उनको कुर्सी आगे दे दीजिए ना, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, कुर्सी जगह है तो जो लोगों को खड़ा करके रखा है। उसमें जो आगे हमको समझ में आए थे, उसमें पूरे बिहार में अपने आप को स्थापित करने का सफल रहे हैं। आपको बधाई देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, सही लोग का चयन जब होने लगता है, आप सही लोग को चुन भी रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार को जब कैंडिडेट की घोषणा होती है तो हमारे जो प्रबुद्ध और सही लोग और सही सोचने वाले लोग हैं, उनको अंतिम समय में हटा दिया जाता है और फिर वैसे ही लोगों को लाकर के चुनाव लड़ाया जाता है। जो पूर्व में चुनाव लड़े हैं और इनके बारे में लोगों की मानना सही नहीं है, इसलिए हम प्रबुद्ध लोगों को थोड़ा सा ठेस पहुँचता है। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि जो आपका चयन करते हैं आप पहले से, आप प्रबुद्ध लोग हैं, भले कुछ टाइम लगेगा सर, लेकिन हम लोग इलेक्शन शासन देने में और आपका जो विकास की संकल्पना है बिहार को बदलाव लाने के लिए, उसमें आपका पूरा सहयोग रहेगा। आपसे पुनः अनुरोध कि जो प्रबुद्ध लोग हैं आपके साथ, अंतिम समय में जो लोगों को कृपया वैसे लोगों को जगह ना दें जिनके बारे में भ्रांतियां उचित नहीं है। मेरी संकल्पना और मैं जो सोच रही है कि जिसको हम लेके गए हैं, सोच को आगे भी सामने जाकर करना चाहता हूँ। जी मैं राधेराम शर्मा, स्केल सर का नागरिक बनकर विराजमान, इनके सहायक सर डॉक्टर विपुराज सर, डॉक्टर करण साहब, आप सबके सानिध्यता मुझे मिला है। किसान किशोर सर, आपका मैं इस शहर में स्वागत करता हूँ और पिछले करीब 2 साल से मैं आपको फॉलो करता हूँ। आपका एजेंडा मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप रोजगार पे चर्चा करते हैं, आप पलायन की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात, ये सारे नेताओं जो भी राजनीतिक दल है सब इस प्रकार से बात। समस्या यहाँ है कि हमारा बिहार बड़े भाई और छोटे भाई के चंगुल में फंसा है। उन मुद्दों पे बात नहीं हो, मुझे उससे बात करना हो और उन बड़े भाई और छोटे भाई के चंगुल से बिहार को बाहर निकलना होगा, निकाल के लाना होगा, तब हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं, पलायन को रोक सकते हैं, शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आपकी टीम में अच्छे और ईमानदार लोग हैं और आप अच्छा से काम करेंगे। पर आपके संगठन में 2-3 चीज मुझे जो सुनने को मिलता है वो मुझे उसमें शंका है और मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दें। ये जनमानस जो बैठे हैं, शायद हमें मौका मिला है या मैं हिम्मत कर रहा हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सारे लोग नहीं पूछे। मुझे इस बात का लोभ नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर सही एजेंडे पे आप चलेंगे तो हम आपको वोट देंगे। मेरा मुद्दा ये है, आपने सर्वप्रथम जन स्वराज को एक संवाद के रूप में किया और जब एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, सारी जनता से बात होगी, आप अपने मन से आपने घोषणा किया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं अध्यक्ष नहीं बनता, मैं नेता नहीं। महाशय, कोई भी संगठन कोई व्यक्ति चला सकता है,
आज जन स्वराज केवल आपके नाम से शुरू होता है और आपके नाम पर खत्म होता है। और जब आप कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री लेवल का, तो हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं, उन्हें निराशा होती है कि कब तो इसका उत्तर जरूर करें। दूसरी बात यह है कि आपने एक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और भावी विधान का खोज करने के लिए आपने फॉर्म या बायोडाटा जमा करवाने का जो प्रयास किया है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन 5 जिला की मैं अंतरात्मा से बात कर रहा हूँ। सारे लोग बचेंगे कि अगर एक विधानसभा में 5 बायोडाटा जमा हुआ है तो हर 4 आदमी उस फार्मा का पढ़ाई नहीं कर रहा है, शिकायत कर रहा है, उसकी चर्चा नेगेटिव हो रही है। छोड़िए ना उनका बात, छोड़िए, हमारा प्रशांत किशोर से बात हुई सर, ये जो माहौल बन रहा है ये जन स्वराज के लिए अच्छा नहीं है। ये दो मुद्दा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और मैं जो कह रहा हूँ वो बात मैं जन के साथ रहता हूँ। मैं कई संगठन, कई समाज से सरकार है और जहाँ चर्चा होती है उसकी बात नहीं है। तीसरा मुझे कहना है सर, सबसे पहले तो मैं आपको तीसरा बधाई देना चाहता हूँ कि आपने उपचुनाव में जो चुनाव लड़ा, कम समय में आपने जिन उम्मीदवारों पे दाव लगाया, वो सारे लोग जितना भी मेहनत किए और जन स्वराज को काफी समर्थन मिला। मैं उसे आसानी इतने कम समय में अगर हमारे परिवार को, हमारे पार्टी के लोगों को इतना समर्थन मिला है, तो जब हमें मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे, समय मिलेगा तो निश्चित तौर पे मौका मिलेगा। सर इन्हीं बातों के साथ अपना वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रधान जी का विष्णु की धरती और भगवान की धरती पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सुरेश कुमार जी हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। सबसे पहला चीज, आज का जो चुनाव जीतने का मंत्र है वो मंत्र मैं बताता हूँ। चुनाव वही जीत सकता है जिसकी जेब में जादू हो, मुख पर मुस्कान हो, पेट में 52 हाथ की हड्डी हो, पैर में हमेशा चक्कर हो। देना है तो सिर्फ उंगली दीजिए, कहना है तो सिर्फ हाँ कीजिए। दिल की बात जुबान पे आई तो कौड़ी के पील हो जाएंगे, घबराए तो हार जाएंगे। हाथ जोड़िए, बोलिए मत। इन मंत्रों को याद रखिए, इसके साथ आपका व्यवहार है। प्रधान जी से मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आज तक जो शासन सेंट्रल और बिहार में होते आ रहा है 276 साल से, वो है सबसे पहले गरीबी, अशिक्षा और आपसी मतभेद। इनके लिए ये क्या सुझाव है? ये पुराने पैटर्न पर काम करना चाहते हैं या नए पैटर्न को अपनाना चाहते हैं? गरीबी हटाने का सबसे मुख्य कारण है एग्रीकल्चर, जिससे 63% बेरोजगारी को हल किया जा सकता है। और शिक्षा के लिए कुछ शिक्षित उस पर पूरी प्रकाश डालेंगे और आपसी मतभेद को कैसे खत्म किया जाए, यही 3 मेरा क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है मेरा प्रश्न ये है कि चुनाव के समय जो टिकट का बंटवारा होता है, टिकट का जो बंटवारा होता है, जो 4 लोगों की तो विभिन्न पार्टियों से चुनाव लड़ किया गया। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, एक काम और कर दें। वो काम ये है, और सुझाव भी है और प्रश्न भी है, कि कृपया करके सारे चीजों के लिए परीक्षाएं होती है, आप एक पैटर्न सेट करें कि ये आपको करना पड़ेगा। इतना नॉलेज होना चाहिए आपके कैंडिडेट में, वही व्यक्ति आपका कैंडिडेट बन सकता है। जिसको बिहार की भौगोलिक जानकारी हो, जिसको बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी हो, जिसको बिहार की नदियों के बारे में जानकारी हो, जिसको बिहार के सड़कों के बारे में जानकारी हो, तो ये होना चाहिए। कैसे भी लोग आते हैं चुनाव में खड़े हो जाते हैं, सिर्फ उनके पास बहुमत और धनबल होना चाहिए। तो भाई अच्छा आदमी कैसे आएगा? उसके पास बहुमत और धनबल तो होना भी जरूरी है नहीं। तो ये
बड़े में प्रशांत सोनियो जनता से दीदी है भी बड़े नमस्कार मैं डॉक्टर खादी का मकान मिलता क्या चलता है तब क्या चंदन और बस मैं सज्जन हूँ मेरा सवाल प्रशांत सोनियो है कि अभी तक जितने लोग ये विजन की बात कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूँ कि 35 साल 40 साल 45 साल से इन तीन पार्टियों को जो कहीं न कहीं सत्ता के सिद्धांत पाते रहे और बिहार को चलाते रहे, लेकिन स्थिति उनकी गर्द बदल जाने की है। क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन यह होना है कि आप 3 पॉइंट की मैच खेलिए, आप पूरे 3 बार एक्शन कीजिए और हल्का बोलिए ये 2 ग्रुप है, यही पक्का हो रहा है या तो तीसरा ग्रुप आप ऐसा तैयार कीजिए, पूरे कमेटी को आपके पदाधिकारी को एक जोश और खौफ पैदा कीजिए कि बिहार की सत्ता सिद्धांत पर आपको गति देते हुए काम करना होगा। और मुझे यकीन है कि आप सत्ता सिद्धांत पर अगर सुधार पार्टी आ गई तो ये सारे मुद्दे का समाधान होगा। इसलिए अब उन तीनों के बारे में नहीं कर सकते हम लोग, वो तो तीनों देखे हुए संगठन है हमारे, उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया वो हमारे सामने रखा हुआ है। आप सिर्फ अगर भूमिका निभाइए और जहां टीम है आपकी उस टीम को मजबूती देते हुए बिहार की सत्ता सिद्धांत इसलिए कि आपके पास समय कम है, मेरा यही आपका अनुरोध है, आग्रह है, एक ऐसा लहर दीजिए पूरे बिहार में कि सत्ता सिद्धांत तक जन जुबान होते और मैं वादा करता हूँ जन जुबान सत्ता पर पहुंच गई तो सारी आपके मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये मुझे यकीन है। इसलिए कि हमारे नेता युवा है और अच्छे विजन लेके आगे बढ़े, यही मनोकामना और यही संदेश वही जो आपको देता हूँ। जय हिंद। मैं गया के वासी हूँ, मैं भगवान से कहना चाहता हूँ कि आज 75 वर्ष हो गया और हमारा नेता को प्लान कर रहा है। मैं आप पंजाब राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र सब जगह में गया हूँ और देखा हूँ हर वो फैक्ट्री, लेकिन यहाँ के राजनीतिक लोग जो है क्या करते हैं काफी यही करते हैं और विकास कार्य कोई ध्यान नहीं देते। आज देखिए कि कम से कम 4-5 लाख फीसद बहाली है, जो पढ़ाते हैं इतने पढ़ाता है, जो उसका कोई खेती नहीं होता है। कम से कम आपकी सरकार बने तो आपको राजस्व जरूर रखेगा, जैसे देश का विकास हो और फैक्ट्री जो है खड़ा करना चाहिए। पूरे इंडिया में फैक्ट्री है और हमारे बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, जो नहीं है कांच में कमी है, शिक्षा में कमी है, पैसा में कमी है, कांच में कमी है, कोई चीज में कमी नहीं है। लेकिन यहाँ के राजनीति को देखे रहे घर मकान धान एक करके और सरकार चलाते हैं और रोक भी सकते हैं। और हम आपसे निवेदन है इस पर आप जरूर करिए, जिससे कि आपकी सरकार बना रहे, नहीं तो ऐसे करने से आप ठीक है। आप देखिए गए जिला में देखिए कि बन गए हैं। 5 सवाल और लेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। आप लोग भी आपस में आपसे अनुरोध है कि अगर आप आए आपस में बात मत कीजिए, नहीं बात करना है तो बाहर बैठ के बात करके आएंगे। न किसी की बात सुन रहे हैं न किसी को सुनने दे रहे हैं, अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे हैं। आधा घंटा बैठ के शांति से बात नहीं सुन सकते हैं और समाज को सुधारने की और बड़ी बड़ी बात कहे जा रहे हैं। मैं इसे भी सेक्टर में पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी सरकार बनती है तो वो कैसे कर सकते हो? आप बेरोजगारी को बात करते हैं, न्याय को बिहार में बात करते हैं, नागरिक को जरूरत आ जाए हमारे अगल बगल के राष्ट्र के हमारा बिहार नहीं निकाला आपका बंगाल हो बिहार हो, वहाँ के मुकाबले में भी इसे भी सेक्टर में हम इफेक्टिव है। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी का क्या राय है, उसको कैसे डेवलप करें?
दूसरा मेरा प्रश्न है कि सभी में चाहे एजुकेशन का क्षेत्र में हो, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, भ्रष्टाचार काफी बढ़ा है। और अगर कुछ चिंताएं तो आज लेंगे मीडिया में करते हैं कि हम लोग देखा गया है और भ्रष्टाचार है नहीं, भ्रष्टाचार आते हैं कहते हैं कि 40 साल में क्या है, भ्रष्टाचार है नहीं। सवाल पूछ लो भाई। तो इसको कैसे आप कहते हैं आपकी सरकार आगे बढ़ेगी तो आप कैसे ये और बिहार के लिए संकुल में आपको बिहार के दूसरे विकल्प के रूप में आप उभर रहे हैं और हम लोग को कहना है कि आप जैसे लोग यदि संकुल के बिहार के शासन में आएंगे तभी रुकेगा। लेकिन जो स्थिति है, जो स्थितियां हैं आपके साथ, मैं कहना चाहता हूँ स्थितियों से मुकाबला करने के लिए कौन सी रणनीति कुछ लोग और आपको बदलाव लाने के लिए इससे लड़ाई करना तो एक बात यदि आप गलत के रूप में आएंगे इन चीजों में तो मैं प्रभु को राजीव करूँगा यह कहना चाहता आप इसको आप विचारधारा से ऐसे आप इसको परिवर्तन लाना चाहते हैं बिहार के नागरिक आपके साथ आपको बचाव आपकी विधायक उत्तर दे देते हैं। तो इतना सवाल पूछे कि भूल भी जाएंगे और 9 बज रहा है, फिर आपको खाना वाना खाकर घर भी जाना है। सबसे पहले तो आप सभी महानुभावों का समय निकाल कर यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाले इतने सारे लोग किसी राजनीतिक नेता या राजनीतिक दल के कार्यक्रम में आए हैं, बिना डरे हुए आए हैं और खड़ा होकर हिम्मत करके सवाल कर रहे हैं। यही परिवर्तन की पहला प्रयास है। वरना बिहार में कोई राजनीतिक दल कार्यक्रम करे और उसमें समाज का प्रबुद्ध पढ़ा लिखा आदमी जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। सोचता है वहां जाकर क्या करेंगे, कोई फायदा तो है नहीं। अगर पैसा रुपया थोड़ा बहुत कमा लिए तो आप पहले ही डरते हैं कहीं नेताजी पहले जाएंगे चंदा उंदा मांग देगा तो किनारे ही रहो भाई लोग से। तो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, ये जनसुराज की एक छोटी ही सही लेकिन सफलता की ही मांग कर मैं चलता हूँ। आप ये हिम्मत कर रहे हैं खड़े होकर पूछने का, अच्छा ये बताइए कि आप शिक्षा को कैसे सुधारिएगा। बात तो होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार कैसे रोकिएगा, वरना जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वो कहता है कि हम आएंगे भ्रष्टाचार सुधार देंगे और आप लोग उसको वोट भी देते हैं। लेकिन आपने जो इतनी दुर्दशा गिनाई, जब भी मैं प्रबुद्धों की बैठक में जाता हूँ और उसमें हम अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं, तो एक कोट में प्लेटो का हमेशा कहता हूँ। ग्रीस में बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो। आज से सैकड़ों साल पहले आपके हमारे जैसे लोगों के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात को तय कर लीजिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। राजनीति में भागीदार बनने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति राजनीति में शामिल होकर चुनाव लड़ने लगे या राजनीति
कार्यकर्ता हो जाए। राजनीति में शामिल होने का मतलब ये है कि आपकी राजनीतिक सामाजिक जागरूकता इतनी जरूर होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि समाज में क्या अच्छा या क्या खराब हो रहा है। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो जो भी क्षमता भगवान ने आपको दी है उसमें थोड़ा बहुत आप कंधा जरूर लगाइए, विचार के स्तर पर या अपने श्रम के जरिए, समय के जरिए, साधन के जरिए। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है, आप गया में बैठते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ ऐसे हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। दिन में आप मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक देखते हैं। आज मोदी जी का अमेरिका में कैसे स्वागत हुआ, चाइना ने क्या कहा, ग्रीस में क्या हुआ, गाजा में क्या हो रहा है, ये लोग गया के लोगों को ये जानकारी है। गया के लोग क्या, गांव-गांव में बिहार में आदमी हमसे पूछता है, लोगों को यहाँ जानकारी है। लेकिन 3 बरस से हम गला फाड़ के गांव-गांव में जाकर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा। वो आपने ना सुना, ना उसको सुनकर उस पर कोई चर्चा की। यहाँ आए तो 3 बरस के बाद ये कुछ अच्छा बताइए तो कैसे शिक्षा सुधारिएगा। अरे भाई, अभी तक आपने एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जो पिछले 3 बरस में गांव-गांव जाकर मैंने उन सवालों का जवाब एक बार नहीं सैकड़ों बार वो जवाब दिया है। वो जवाब YouTube पर मौजूद है, आपने उसको देखा भी है। लेकिन आपकी राजनीतिक विचार शून्यता इतनी ज्यादा है कि आप सुनकर भी उसको अनसुना कर दिए। जो समाज में प्रबुद्ध आदमी है बिहार में, कहता राजनीति से हमारा क्या लेना देना, अरे ये तो सुधरने वाला नहीं, अरे प्रशांत किशोर घूम भी रहे तो क्या होगा। आप जैसे कह रहे हैं कि इससे कैसे निपटिएगा। बिहार में लोग कहता है अरे इससे क्या होगा। कोई अच्छा आदमी चुनाव में खड़ा होता है तो अपने घर में बैठ के आप शुरू में चर्चा करते हैं कि बढ़िया प्रोफेसर साहब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। फिर 4 दिन में आदमी खुद कहता है अरे इनसे कुछ नहीं होगा। बिहार में टिकेंगे, बिहार में ना टिकी हम, यहाँ का आदमी मजबूत चाहिए। तो कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है, वो आपको पसंद है, लेकिन आप उसको वोट नहीं देते हैं। आप कहते हैं तो मजबूते नहीं है, जीतेंगे थोड़े, अपना वोट काहे बर्बाद करें, चलो चोर चूहे बदमाशे को दे दो। आपको लगता है कि अगर जीत भी गए तो क्या फायदा। मेरे भाई, जब कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है, हिम्मत करके कोई समाज में खड़ा हुआ, जब आप उसको हराते हैं तो वो आदमी खाली नहीं हारता है, समाज के सैकड़ों अच्छे लोगों का हिम्मत हारता है कि राजनीति में उनको आता है। फिर आप कह रहे हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। भाई साहब, आप चुनिएगा बालू माफिया को, आप चुनिएगा शराब के ठेकेदार को, तो वो आपके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं करेगा। यहाँ गया में जितने लोग हैं, आप कैसे कह रहे हैं भैया कुछ सुधार नहीं हो रहा, तो भैया आप भी तो नहीं सुधर रहे हैं। आप तो जरा पूछ रहे हैं गया में कुछ सुधार नहीं हुआ, सब लोग कहेगा भैया सुधार नहीं हुआ। तो ये बताइए कि आपके एमएलए कितना बार से जीत रहे हैं, कई बार से? 40 साल। तो 40 बरस से आप भी तो नहीं सुधरे। अरे भाई, आज भी कह रहा भैया मेरा नेता चोर है, अरे हमको तो बर्बाद कर दिया, गया में काम नहीं किया, भ्रष्टाचार हो गया, टीचर को लूट लिया, कितना गाना गाता है। फिर पूछते हैं विधायक जी कई बार से जीत रहे हैं, कह रहा भैया 6 बार से। सांसद जी कई बार से जीत रहे हैं, तो भैया 2 बार से, उसके पहले बाबूजी उनके जीते 3 बार से। दोनों बार कैसे हो रहा। गया में लुधियाना से लोग आकर वोट नहीं दिए, आप ही लोग वोट दिए, और इसमें से तो ज्यादातर ऐसे हैं जो वोट देने गए भी नहीं थे, खाली लंबा लंबा बतिया रहे थे। जिस दिन वोट होता है बिहार में 50% ही वोट होता है, देश के स्तर पर 60-65% वोट होता है, बिहार में 50% लोग वोट करते हैं। शहरों में वोटिंग परसेंटेज 40 से कम है, और शहरों में जो संभ्रांत बूथ हैं, संभ्रांत इलाकों में बूथ है, वहां 25% भी वोट नहीं होता। आप घर में बैठ के कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे सुधारिए, जैसे लग रहा है कि हम आपको समझा देंगे तो आप कल से झंडा लेके खड़ा हो जाइए। अरे भैया, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप सजग होते तो आज ये बिहार की दुर्दशा नहीं होती।
और किसी प्रशांत किशोर को आकर अपना पसीना बहाने की जरूरत नहीं होती। अगर प्रशांत किशोर 10 वर्ष पहले खड़े होते तो कोई नौवां फेल आदमी यहाँ का नेतृत्व लेने का दावा नहीं कर रहा होता। गलती जब पढ़ा लिखा आदमी आएगा ही नहीं राजनीति में, तो जो फेल किया है वही आके राजनीति करेगा, तो दूसरे को दोष क्यों दिया है? तो मेरे भाई, पहला संकल्प तो लोग कहता भैया विकल्प नहीं था। गया जैसे जगहों पर लोग कहते हैं भैया विकल्प नहीं था। क्या कहते हैं हम लोग? लालू जी का जंगल राज वापस ला दे। अरे कितनों खराब है तो इसी को दे रहे हैं। मेरे भाई, विकल्प नहीं था तो ईवीएम पर नोटा लिखा हुआ है कि नहीं है? आप नोटा को दे दे। लोग कहता है नोटा को देने से क्या होगा? वोट बर्बाद होगा। बिल्कुल नहीं बर्बाद होगा। कानून में लिखा हुआ है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट होगा तो फिर से चुनाव होगा। आप नोटा को दे देंगे। अभी लंबा लंबा बतियाइएगा, वोटवा होगा तो कहेगा अपना जात वाला है, इसी को वोट देना ठीक है। भाई, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या गुरुवर, बिहार में सुधरना किसी को नहीं, सुधरना किसी को नहीं है। हम बात तो जानते हैं। आप जो कह रहे हैं जाति से कैसे निपटिएगा? बिहार में एक नया बीमारी है जिसको चाहिए सब राजनीति का विशेषज्ञ कहता बिहार में तो सब आदमी जाते पर वोट देता है। उसके अच्छा कैसे पता है? कहता हम जानते हैं बिहार में हर आदमी जाते पर वोट देता है। तो भाई, जितने लोग इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं कि बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट देता है, तो जरा सोच के बताइए कि आप लोग यहाँ गया में मोदी जी के नाम पर एक को आदमी वोट दिए हैं कि नहीं दिए? मोदी जी के नाम पर तो बहुत लोग वोट दिया है। तो मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है? जरा बताइए हम लोग सोच के। मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है? फिर भी कर जाता जातीय पर वोट पड़ता है। भाई, 18% मुसलमान लालू जी को वोट देता है। क्या लालू जी के जाति का है? लालू जी के जाति का विरोध कहेगा ना भैया तो भाजपा के डर से देता है। अरे भाजपा के डर से देता है, जाति पर नहीं ना देता है। आपने मोदी को हिंदू मुसलमान बन के वोट दिया है, मंदिर के लिए वोट दिया, राष्ट्रवाद के लिए वोट दिया, लालू के डर से वोट दिया, जाति के नाम पर वोट नहीं दिया। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है। जो भी समाज का विषय है वो राजनीति में भी विषय रहेगा, लेकिन जाति देश राज्य की समाज राजनीति की एकमात्र सच्चाई नहीं है। और बिहार के लोगों का इतना मत मारा गया है। आप जब खड़ा होकर कहते हैं, कोई बाहर का आदमी कहता कि बिहार में सब जाते पर होता है इसीलिए बिहार नहीं सुधर रहा है, तो हम एक बात को समझ लेते हैं। बिहार का आदमी खुद से कह रहा है कि ना बिहार ना सुधरेगा, यहाँ तो सब जाते पर होता है। आप हमको बताइए कि बोकालिका लिंगायत बिहार में पैदा हुए हैं, वो तो कर्नाटक में है। क्षत्रिय और पटेल गुजरात में है कि बिहार में? काकू कम्मा रेड्डी आंध्र प्रदेश में है कि बिहार में? कुर्मी मराठा महाराष्ट्र में है कि बिहार में? हर राज्य में राजनीति में जाति की थोड़ी कम या ज्यादा भूमिका है, बिहार में भी है। लेकिन बिहार में आदमी जिसको देखिए सब राजनीति का ज्ञानी है, कहता भैया सब यहाँ जाते पर होगा। अगर सब चीज जाते पर होगा तो लालू जी को इसी बिहार झारखंड में कभी 54 में 53 एमपी जीत कर आए थे, आज 4 एमपी का है जीता है। उनका जात वाला सब उसको छोड़कर चला गया बिहार से। मेरे भाई, जब लालू जी गरीबों के नेता थे तो इसी बिहार में 54 में 53 एमपी जीते थे। जब लालू जी पिछड़ों के नेता बन गए तो इसी बिहार में 20 को 25 को एमपी जीते। जब लालू जी सिर्फ यादवों के नेता रह गए तो 10-12 को एमपी जीते। अब लालू जी सिर्फ राजद में यादवों के नेता हैं तो उनको 4 को 5 को एमपी आ रहा है। ये आपको समझने की जरूरत है। नहीं तो लालू जी वही हैं, उनकी राजनीति वही है, जातियों का समीकरण वही है। 53 एमपी से 4 एमपी पर कैसे आ गए? कैसे आ गए हैं आप बताइए? लोग कहता है भैया आपने कहा, कोई कह रहा है पीछे से भाषण दे रहा है जेब में रुपया होना चाहिए, ये एक और बड़ा भारी समस्या है। आपको लगता है कि जिसके पास पैसा है वही राजनीति कर सकता है? सिरे से इस बात को खारिज कीजिए। जीवन में जब भी आपको ये लगे कि सिर्फ पैसे वाला ही राजनीति कर सकता है, तो 1 मिनट रुकिए
और जिसको भी आप जीवन में नेता मानते हो उसके बारे में जरा सोचिए कि जब समाज ने उसको नेता बनाया तो वो कितने बड़े बाप के लड़के थे। आप अच्छा खराब छोड़िए, लालू जी जिस दिन नेता बिहार में जिनको नेता बनाया तो लालू जी के बाप कितने बड़े आदमी थे। ममता बनर्जी को जिस दिन बंगाल में नेता बनाया, ममता बनर्जी के माँ बाप कितने बड़े लोग थे। नीतीश कुमार के, कांशीराम के, मुलायम सिंह के, जिसको भी आप नेता जानते हैं, जब समाज ने उनको नेता बनाया तो बड़े बाप के लड़के नहीं थे। नेता बनने के बाद बड़े बन गए, वो अलग कहानी। समाज ने तो गरीब व्यक्ति के ही संघर्ष करने वाले आदमी को ही आगे बनाया था। बनने के बाद उसने धोखा किया, वो अलग बात। ये भ्रम मत पालिए कि जिसके पास रुपया रहेगा वही राजनीति करेगा। पैसा जो है वो पेट्रोल के जैसा है। आपके पास गाड़ी है तो निश्चित तौर पर पेट्रोल चाहिए तभी गाड़ी चलेगी, लेकिन अगर गाड़ी ही ना हो तो पेट्रोल के कनस्तर पर बैठकर कहीं नहीं जा सकते। जिसको समाज में सपोर्ट है, जिसका समाज में समर्थन है, उसको समाज थोड़ा कम या ज्यादा कहीं ना कहीं से लड़ाई लड़ने के लिए उसका व्यवस्था कर देता है, पेट्रोल का व्यवस्था कर देता है। वोट है तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा। प्रशांत किशोर टाटा बिरला के लड़के नहीं हैं, लेकिन लोगों का समर्थन है। लोग जान रहे हैं कि आदमी प्रयास कर रहा है, जिसमें कोई कम है तो कोई ना कोई चंदा डोनेशन दे रहा है। सिर्फ नोट है तो वोट का गारंटी नहीं। भाजपा के पास हजारों करोड़ रुपया है, इसलिए नहीं वो चुनाव जीत रहे हैं उनके पास हजारों करोड़ रुपया है। उनके पास हजारों करोड़ रुपया इसलिए है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। जो चुनाव जीतेगा उसको समाज वाला पैसा अपने आप देता। अगर राजनीति करनी है तो एक बात ध्यान रखिए, एक बार तो हमारी बात पर आपको भरोसा न भी हो, सुनने के बाद सब जाएगा बाहर कहते हैं तो ज्ञान देते भोटवा तो जाते पर पड़ेगा। ए भाई बिना पैसे कैसे राजनीति होगा। अगर आपको ये लगे तो एक बात आप जान लीजिए, अगर राजनीति करके राजनीति के जरिए आपको समाज का अगुवाई करना है तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाए तब आप आइएगा अगुवाई करने। ए भैया जाति न हो रहे तब राजनीति करेंगे, ए भैया पैसा बाहुबल न रहे तब राजनीति करेंगे, तो न कभी वो होगा न कभी आप राजनीति में आइएगा। और अगर कोई व्यवस्था, अगर कोई नेता जाति खत्म कर दे, बाहुबल पैसे का प्रभाव खत्म कर दे, तो फिर आपका हमारा जरूरत क्या है। उसी आदमी को नेता रहना चाहिए। जो समाज की अच्छाई है, जो समाज की कमजोरी है, उसको देखकर समझकर साध कर ही राजनीतिक अगुवाई आपको करनी है। सब अच्छा होगा तब आप करिएगा तो बात नहीं बनेगी। आप इस चिंता में पड़े हैं कि भाई प्रशांत किशोर को जन सुराज को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप देखिए आपका हालत। अरे भाई हमको सफलता मिले या नहीं उसको किनारे रखिए। समाज में चर्चा ये होनी चाहिए कि बिहार को सुधारने के लिए ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस प्रयास में क्या कमी है, क्या सुधारा जा सकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि बिहार को सुधारने के लिए प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, प्रयास हम करें या आप करें, करना तो किसी न किसी बिहार के ही आदमी को पड़ेगा। तो चर्चा इस पर होनी चाहिए कि ये प्रयास ठीक है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि ना प्रयास तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अरे भाई आप जब लगिएगा तब ना कोई जीतेगा कोई हारेगा। सब आदमी यही बैठा हुआ बाहर के सब देखते हैं, माहौल बनेगा तो हम भी यही साथ, हम तो चाहते ही कि हो जाए। आपके चाहने से नहीं होगा, हर व्यक्ति को कंधा लगाना पड़ेगा। हम पैदल चल रहे थे, लोग गांव में बैठ के दुकान पर बैठ के हंसता है, ऐसे चल रहे हैं, इनके चलना से क्या होगा, बिहार में कुछ होगा। बिहार में जितना जाति है, इतना बड़ा बाहुबली है, प्रशांत किशोर का कुछ नहीं होगा। उसको अपने कष्ट का भी उसको एहसास नहीं है। अरे प्रशांत किशोर अगर नहीं जीतेंगे तो उससे हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। हम तो ये प्रयास कर रहे हैं तो फर्क पड़ा है, हमारा दशा देखिए कितना खराब हो गया। हम ये प्रयास कर रहे हैं तो हमको 100-200 करोड़ रुपए का साल का नुकसान है। हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा।
ये प्रयास नहीं होगा तो आपका बिगड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ की व्यवस्था। दुकान में बैठ के हंस रहा है, दुकान में घर में बैठ के हंस रहा है, हम लगे हैं देखते हैं अभी कुछ होगा। कुछ आदमी उससे बढ़िया सोच वाला है, आकर कहता है भैया आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, छोड़िएगा नहीं, समय लगेगा लेकिन होगा जरूर। हम मन में हंसते हैं कि देखिए इसका आदमी का सोच, तो हमको अपने समझ से हिम्मत देने आया है, हौसला देने, भैया छोड़िएगा नहीं, 5-10 वर्ष लगेगा, 5 वर्ष लग सकता है लेकिन होगा जरूर। आप इफेक्टिवली ये कह रहे हैं कि भैया अभी 30-35 साल से कुचाते मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और कुचाएंगे तब जगेगा। आप प्रयास 5 वर्ष और कीजिए तब हम लोग जगेंगे, अभी मन नहीं भराया है कुटाने से, अभी और कुटाना बाकी है। आकर ये कह रहा है भैया होगा जरूर, भविष्य तो आप ही हैं बिहार का, छोड़िएगा नहीं, 5 वर्ष समय लग सकता है। ये आपको क्या बताता कि अभी मन नहीं भरा है, अभी मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और अभी भोगना बाकी है। अरे भाई हमको क्या हिम्मत दे रहे हो, हम तो एकदम संकल्पित हैं, 5 वर्ष लगे कि 15 वर्ष, हम तो यहाँ पर लगे ही हुए हैं। आप अपना देख लो, आप 35-40 वर्ष से इस दुर्दशा में जी रहे हो, आपके सामने पहली बार कोई एक विकल्प आया है तो आदमी को उसमें लगना चाहिए। कुछ लोग सवाल करता है आप पर भरोसा क्यों करें, बात तो ठीक है भाई, जनसुराज पर भरोसा क्यों करें। आपकी समझता है कि जा रहे हैं प्रशांत किशोर का सभा है, देखना ना उनका कैसे पसीना निकाल देंगे, पूछेंगे कि आप पर भरोसा काहे करें, तो हम कहते भैया ये बढ़िया सवाल है कि हम पर भरोसा आप क्यों करें। हम सामने से कह रहे भैया बिल्कुल भरोसा मत करो। यहाँ कुछ डॉक्टर लोग बैठे हैं, कुछ बीमारी है तो लाइलाज है, जिसका इलाज नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चीनी का रोग सब लोग आजकल जानता है समाज में, चीनी का जिसको रोग हो गया, डायबिटीज हो गया, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, सब दवा आप करके देख लिए, डॉक्टर कहते हैं भैया ये ठीक नहीं होगा, खान पान में संयम रहो, संयम रखो, अब ज्यादा एक्सरसाइज करो, कोई सही ठीक जो इतना है इससे बढ़िया नहीं होगा, अब ये रोग खत्म नहीं होगा। एक दिन अचानक से आपको डॉक्टर साहब फोन करें और कहें भैया एक बढ़िया दवा आया है अमेरिका में, अभी इंडिया में नया आया है, ट्रायल में ही है, पूरा प्रमाण तो नहीं है लेकिन संभव है कि अगर दे तो 50% का आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, दौड़े जाइएगा डॉक्टर साहब ट्राई कीजिए ना, तो हमें 85% चांस है, कम से कम ठीक तो हो जाएगा। तो मेरे भाई जदयू, राजद, भाजपा, कांग्रेस वही दवाई है जिसको खा के आप देख लिए इससे ठीक होने वाला नहीं। जो नई दवा है जिसमें 50% संभावना है कि शायद काम कर भी जाए, तो आपको तो ये कहना चाहिए कि भैया पहले तो एक्सपायर दवा है, खा होके देख लिए नहीं सुधरा तो चलो ही नया आया है 5 वर्ष इसी को देख लेते हैं, नहीं सुधरेगा तो फिर इसको भी हटा देंगे। अरे आप हमसे पूछ रहे हैं भैया आप पर भरोसा क्यों करें, तो हमको अगर आपको ठगना होगा तो हम इतना मूर्ख हैं कि कहेंगे कि हम आपको ठगेंगे। अरे कोई आदमी यही ना कहेगा कि ना भाई हम पर भरोसा करो, हम बहुत अच्छा आदमी है। ये सवाल का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब बस इतना है कि जितने भी दल यहाँ हैं उनको आपने देख लिया, जांच लिया, परख लिया, उसका फायदा नफा नुकसान आपने अनुभव कर लिया। अब एक इससे बढ़िया कोई आए या न आए, एक कोई दूसरा विकल्प आया है, ट्राई करके देख लीजिए। नहीं अच्छा लगता है तो जहां पहले कुटा रहे हैं पहले वैसे कुटाते रहे, तो फिर गाना बंद कीजिए कि भैया हमको बड़ा कष्ट है, फिर कहिए कि ना कि आप बड़ा तरक्की हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं है, काहे खड़ा कर रहे हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार। जहां बड़ा भ्रष्टाचार दिख रहा है यहीं उपचुनाव हुआ, उपचुनाव यही आप ही के जिला में हुआ। इमामगंज में लोगों ने कहा भैया ये आपका कैंडिडेट जो है निश्चित जीतेगा, पूछे काहे, बोला मांझी जी के खिलाफ बड़ा गुस्सा, अपना परिवार वाले को, अपना पतोह को लड़ा रहे हैं, कोई काम नहीं किया, बेटा मंत्री पतोह को लड़ा रहे हैं, सब समाज नाराज है। लोग प्रचार के दौरान बताया कि जितना गांव में भैया मांझी जी का लोग जा रहा है सब लोग इतना नाराज है कि उनको दौड़ा ले रहा। जब वोट हुआ, रिजल्ट आया, तो जिस गांव में लोगों ने उनको दौड़ाया था
उसी गांव में सबसे ज्यादा वोट लेकर मोदी जी मांझी जी आए। ये कैसे चमत्कार हुआ? ये चमत्कार ऐसे हुआ कि जहां जहां ईटा पत्थर चला, गाली दिए लोग, तो मांझी जी को पता चल गया कि यहीं पर रुपया ज्यादा देना है तो बात बनेगा। तो इस बार देने वाला नहीं है, इस बार देने वाला नहीं है, तो रुपया बहुत खर्चा किए, जीत गए। अब वहां का आदमी कहता बड़ा भ्रष्टाचार है भाई। अरे बाप रे, 500 रुपया देके वोट दिए हो तुम, 500 रुपया लेकर वोट बेचे हो आपने, मुर्गा भात खाकर वोट दिया आपने, और प्रशांत किशोर से आकर अब कह रहे भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। जिस दिन 500 रुपया लेके वोट दे दिए तो समझ में नहीं आया कि भ्रष्टाचार क्या होता है। पैसा लेके वोट दीजिएगा और नेता ईमानदार हो जाएगा, गेहूं बेच के रुपया देगा आपको। आप कहिएगा भैया वो तो इमामगंज में बिना पढ़े लिखे लोग हैं, मुंह दे दिए। यही बगल में आपके यहाँ वोट हुआ बेलागंज में, बेलागंज में आप लोग किसको वोट दिए हैं, किसको वोट दिए हैं देख लीजिए। आप लोग कहते हैं कि यहाँ जाति पर वोट पड़ता है। बेलागंज में ऐसे आदमी को आप लोगों ने वोट दिया जिस पर पब्लिक में इल्जाम है कि किसी ने ओवरटेक करते हुए गाड़ी ओवरटेक कर रहा था, उतर के उसको गोली मार दिया। आप उसको 70,000 आदमी वोट देकर जिता रहे हैं, आप फिर कहिएगा कि जनता में लॉ एंड ऑर्डर भैया बड़ा खराब हो गया। दोनों बात कैसे होगा? लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरेगा, कैसे सुधरेगा? आप बताइए। आप ये कह सकते हैं कि आपका भी उम्मीदवार ठीक नहीं था, ठीक बात, ये संभव है कि हमारा उम्मीदवार ये अच्छा नहीं था, लेकिन जो बात मैंने आपको पहले कही, आपने नोटा पर दबाया होगा। काहे नहीं नोटा पर दबाया? क्यों नहीं नोटा पर दबाया? यहाँ पर लोग कह रहे हैं, आप जहां जा रहे थे, भूमि के सर्वे में सबसे ज्यादा लूट हो रहा है। उपचुनाव में आकर हमने कहा था कि भैया अगर नीतीश को वोट दोगे तो जमीन का सर्वे नहीं रुकेगा, जमाबंदी और दाखिल खारिज पर आधे से ज्यादा जमीन आपका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा। गांव गांव आकर हमने समझाया, फिर जाकर उसी एनडीए को वोट दिया। अब कह रहा भैया बड़ा लूट हो रहा है, भैया सीओ साहब लूट रहे हैं, डीसीएलआर लूट रहे हैं। जो बात मैंने आपको पहले कही, अभी आपका लूटा जाना पूरा नहीं हुआ, अभी और कुछ लिखान बाकी है, क्योंकि बिहार की जनता को सुधरना नहीं, खाली बतियाना है। यहाँ के आदमी को कुछ भी आए चाहे नहीं, राजनीति का समझ बहुत अच्छा है। हम गांव में चलते हैं, ऐसा ऐसा आदमी सवाल करता है, हमारा दिमाग चकरा जाता है। एक दिन वहां एक बुजुर्ग आदमी मिले तो पूछे भैया ये बताइए कि ये इजराइल और गाजा में जो लड़ाई चल रहा है, इसका फाइनल परिणाम क्या होगा? एक बार तो मेरा माथा झरना गया। अरे तो देखिए कितना समझदार है, हंसने की बात नहीं है। बिहार के गांव गांव में लोगों को समझ है कि भैया जो ट्रंप जीता है तो क्या यूक्रेन को बना लेगा? अरे भाई इतना समझदारी है, ये समझदारी नहीं है कि तुम्हारे बच्चे का स्कूल और रोजगार कैसे होगा। यहाँ के लोगों के खून में, नस में राजनीति है। जैसे गुजरात में आदमी पैदा बच्चा हुआ और उसको धंधे की समझ है, वैसे ही यूपी बिहार में जो लड़का पैदा हुआ तो उसको राजनीति का समझ है। पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह उठा, 4 को बैठा, दिन भर गलचौर यही है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, अमेरिका से लेके जापान तक, सारा राजनीति। अब ऐसे अभी हुआ है पहलगांव, लोग इतना चिंता में पड़ा हुआ, पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए। अपना मुखिया विधायक लूट लिया, उसको आज तक सबक न सिखा पाए, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। हमको बता रहे भैया पहलगाम वाला से पुलवामा ऐसा पोलराइज तो नहीं हो जाएगा, बहुत भारी चिंता है। देखिए 5 बरस, 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस से आप रो रहे हैं कि विकल्प नहीं है। अब सामने विकल्प है, चुनाव है, तो भूल गए, पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाएगा। मोदी जी का जवाब क्या होगा? चिंता में लगे हुए हैं साहब। तो मोदी जी का जवाब सुनिएगा, आप पहलगाम के नाम पर वोट दीजिएगा, तो अगले 5 वर्ष तक फिर ऐसे ही रोते रहिएगा कि भैया जमीन में बड़ा पैसा सीओ ले रहा। अरे भाई
इतनी समझ नहीं है। अगर पहलगांव में कुछ हुआ है उसके लिए हमने चुन के केंद्र में सरकार बनाया है, उसके लिए पार्लियामेंट है, उसके लिए सरकार है, पक्ष है, विपक्ष है, सेना है। और बहुत अगर आप बढ़िया नागरिक हैं, देश से प्यार करते हैं, तो आपको ये कहना चाहिए कि भाई जो भी सदन से निर्णय होगा, जो भी देश में निर्णय होगा, हम लोग उसके साथ करें। लेकिन वो केंद्र सरकार का मामला है, वो आपका मामला नहीं है, वो ग्राम सभा और मुखिया पंचायत का मामला नहीं है, वो संसद का मामला। लेकिन बिहार में लोग क्या कर रहे हैं, अपना समस्या छोड़कर, पढ़ाई का बात छोड़कर, रोजगार का बात छोड़कर अब बात कर रहा है कि पहलगांव के कैसा रिस्पॉन्स इस बार मोदी जी देते हैं, जरा देखा। अरे भाई, तुम अपना बच्चा जो 26 आदमी का दुखद मृत्यु हुआ 28 का, बहुत दुख की बात है। बिहार में पिछला 5 वर्ष में कम से कम 280 लड़का मजदूरी करते बाहर मर गया होगा, उसका लाश भी घर नहीं आया और उसका चिंता बिहार के लोगों को नहीं। आप देशभक्त बनने चले, आपके गांव का लड़का वहां मर जाता है, दब जाता है मजदूरी करते हुए, आपको उसका चिंता ही नहीं है। आप पुलवामा में लोगों का चिंता में लगे हैं, आपको पुलवामा पहलगाम के लोगों का चिंता नहीं है मेरे भाई। आपको खाली ये फर्जी बकौती करने का आदत है। दिन भर बैठ के कोई मुद्दा ले लिए, अब उसी में उलझाए हुए। तो अगर आपको सुधरना है, समाज को सुधारना है, तो आपको भी सुधरना है। आप लोग पढ़े लिखे पैसे वाले आदमी हैं, तो कई बार शहर में तो लोग ये समझता है भाई हमारा क्या बिगड़ेगा इससे। बिहार में आदमी सोचता है चलो तो गरीब गांव में मर रहा, हम तो ठीक है, हमारा बच्चा तो बंगलोर चला गया पढ़ने। मेरे भाई, हम हमेशा कहते हैं जब जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा। जो गरीब का लड़का है वो तो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, जब बूढ़ा हो जाएगा तो गांव में वापस आएगा। जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, जो पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए बाहर गए हैं, आप लिख के ले लीजिए, जीवन में आपके पास वापस गया में वो लौट कर आने वाला नहीं। हम लोग अपने अनुभव से बता रहे हैं। हमारे बाबूजी बहुत बड़ा घर और जमींदारी बनाए, आज वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं। एक बार तो बिहार से बाहर गया, अब वो वापस लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपको भगवान ने बुद्धि साधन दिया है तो आपकी ये महती जिम्मेवारी है कि बिहार को सुधारने में कुछ योगदान कीजिए। ड्राइंग रूम में बैठकर बात करने और बकैती और कमेंट करने से आगे बढ़कर कुछ कीजिए। नहीं कीजिएगा तो जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, जगह बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, संपत्ति खरीद रहे हैं, आपके बच्चों के भी हाथ आने वाला नहीं आने वाला आपके हाथ। आपका बच्चा, आपकी पतो, अगर पहला जनरेशन नहीं तो दूसरा जनरेशन बैठे बैठे दिल्ली बंगलोर से गया कि आपका प्रॉपर्टी बेच देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों आएगा हमारा लड़का, क्यों आएगा बिहार में? हम आज अगर चाहे कि हमारा लड़का बिहार में है तो आएगा। हमारे बाबूजी से कहा एक पीढ़ी है, तो हमको ध्यान है भाई चलो बाबूजी का ये न बेचे। हमारे लड़के को क्या चिंता है कि दादा का कहाँ जमीन था, तो वहां दिल्ली में बैठेगा कर ससुराल में जमीन है, 20 करोड़ रुपया मिला कर तुरंत बेचो भाई किसको। तो जो लोग प्रबुद्ध हैं, आपकी ये जिम्मेवारी है कि समाज को सुधारने में कुछ बढ़कर आगे कंधा लगाइए। खाली कमेंट मत कीजिए, सवाल मत उठाइए, प्रयास में कंधा लगाइए। यज्ञ है उसमें हवन डाली, हवन में कुछ न कुछ आहुति डालना पड़ेगा। ये चिंता किए बगैर उसमें से क्या निकल रहा है, इस भावना से कीजिए कि बिहार को सुधारने के इस यज्ञ में अगर हम आहुति डाल रहे हैं तो कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। अगर ईमानदारी और शुद्धता से प्रयास किया जाएगा तो परिणाम अच्छा ही होगा। इस सोच से लगिए और तब सुधार होगा। जब तक सब लोग कंधा नहीं लगाएंगे तब तक एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, कमेंट चलता रहेगा, बात विवाद खत्म नहीं होगा, कभी सुधार नहीं होगा। आपके पास अवसर है, हर आदमी को खड़ा कीजिए कि भैया जो भी हो, इस बार हम लोग नए विकल्प के साथ जाएंगे। जो जाना पहचाना ठग है, बदमाश है, लुटेरा है, उसको वोट नहीं देंगे। इतना आप लोग तो सब कर लीजिए। पूरे बिहार में आदमी कह रहा है भैया अगर गया का शहर का किला ढा दिया जाए तो आधा संदेश इसी से जाएगा, लेकिन गया का आदमी सुधरेगा नहीं।
गया शहर में घूम के देख लीजिए, इस शहर का गांव जा रहा है, गांव इस शहर की क्या दुर्दशा है, और फिर भी आप 40 वर्ष से अपना विधायक नहीं बदल रहे। हम आपके विधायक के खिलाफ आंदोलन और कैंपेन करने नहीं आए, आपके स्वभाव को बता रहे। अरे भाई, किसी को खड़ा कीजिए, जन सुराज नहीं पसंद है कोई अपने में से खड़ा कीजिए, लेकिन एक एक आदमी को संकल्प दिलाइए कि जिस आदमी ने, जिस नेता ने 40 वर्ष में हम लोग का ये भला नहीं किया, वो अगले 5 वर्ष में भला नहीं करेगा, उसको आप हराइए। नहीं हराइएगा तो सुधार नहीं होगा, चाहे किसी का हम सुधार नहीं पसंद है, नहीं बात नहीं सही, कोई आदमी एक आदमी समाज में खड़ा कीजिए, और अगर नहीं तो भाई जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए, कमेंट्री होता रहेगा, आप सवाल करते रहेंगे, नेता आकर जवाब देते रहेंगे, आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। कोई आकर ये नहीं कहेगा कि हम ठगने वाले हैं, कोई आकर ये नहीं कहेगा कि हमारे पास शिक्षा स्वास्थ्य का प्लान नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में आपके पास बहुत बड़ा हथियार है 5 वर्ष पर वोट का। जिस पर भी आपको भरोसा है उसको आप 5 वर्ष के लिए मौका दीजिए, और ये डर बनाकर रखिए कि अगर काम नहीं करोगे चुनाव तुमको हरा देंगे। एक अंतिम बात, इस पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा तरक्की हो रही है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आज पूरे देश के इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा सिर्फ इन 5 राज्यों में है। आजादी के समय ये 5 राज्य सबसे पिछड़े राज्यों में थे। इन 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग सरकारें हैं। वहां मोदी जी नहीं गए हैं, वहां राहुल गांधी की सरकार नहीं है। 5 राज्यों में अलग अलग लोग अलग अलग समय में राज किए, भाषा अलग, विचारधारा अलग, टोपोग्राफी अलग, इकोनॉमी का स्वरूप अलग, लोगों का खान पान अलग, लेकिन एक बात उन 5 राज्यों में कॉमन है। एक बात उन 5 राज्यों में कॉमन है जिसने उनको तरक्की के रास्ते पर बैठाया है, वो ये है कि पिछले 78 वर्ष में कोई एक नेता, कोई एक दल 10 वर्ष से ज्यादा वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बना। जनता पलटती रहती, कितनों काम करोगे, नेता को डर है ना इस बार जनता हटाएगी, दूसरे को देगी। जो दूसरा आदमी आता है उस पर दबाव रहता है कि भैया उससे अच्छा नहीं करेंगे तो जनता हरा देगी। बिहार में 35 वर्ष हो गया, हम लोग लालू, नीतीश, मोदी से आगे नहीं बढ़े हैं। तो इसको पलटिए, जिसको अच्छा लगे उसको दीजिए, लेकिन वोट पर भरोसा 5 साल के लिए रखिए, 50 साल का बंधुआ मजदूरी मत बनाइए। जिसको अच्छा लगे 5 वर्ष दीजिए, नहीं काम करता है दूसरे को दीजिए, फिर जिसको दिए थे उसी को दोबारा दीजिए, लेकिन पलटते रहिए। लोकतंत्र में जब तक नेता के मन में ये डर नहीं होगा कि मैं काम नहीं करूंगा तो चुनाव हारूंगा, तब तक कोई काम नहीं करेगा, चाहे वो जनसुराज हो, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो। अगर कल होके जनसुराज का नेता जीत जाए और उसको मालूम है कि हम चुनाव नहीं हारेंगे, तो वो भी काम नहीं करेगा। परीक्षा का डर ही विद्यार्थी को पढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर सबको कह दिया जाए कि तुमको 90% नंबर आएगा ही आएगा, तो कौन पढ़ेगा भाई 12 घंटा? कोई नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए ये संकल्प लीजिए, पलटना शुरू कीजिए, अच्छा हो खराब हो उसको हटाइए, दूसरे को मौका दीजिए, तभी सुधार होगा। यही